तिवारी एंड यू आर वाचिंग अमृत ब्रोच। बच्चों, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये जानने वाले हैं। ठीक है, देखो अब तक तुम बहुत सारी क्वांटिटीज को पढ़ लिए हो, जैसे कि चार्जेस क्या होते हैं, उसके बाद उसके प्रॉपर्टीज पढ़ा, फिर तुमने कूलम्ब्स लॉ वगैरह पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। ठीक है, अब हम एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी से रिलेट करके बच्चों आप आगे पढ़ोगे, गॉस लॉ पढ़ोगे। ठीक है, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। साथ में बच्चों ये जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी का आपको ना एग्जांपल देकर के हम अगले चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 में, फिर चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपस में रिलेटेड होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम ये जानते हैं बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये बच्चों कौन सी क्वांटिटी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। अब बच्चों हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो चलो अगर हमारे मन में एक डाउट आया, एक क्वेश्चन आया कि क्या हम किसी भी तरह से, ठीक है ना, एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बना सकते हैं क्या? अगेन समझो कि क्या हम किसी भी तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं या बना सकते हैं क्या? तो कुछ मैथमेटिशियन, कुछ फिजिसिस्ट ने सोचा और फिर आंसर आया यस, इसका एक तरीका होता है। ठीक है, चलो उसी तरीके पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक एग्जांपल लेकर के बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कि ये एक पाइप है, ठीक है ना, जो कि कनेक्टेड है मोटर से, पानी की पाइप है जो कि मोटर से कनेक्टेड है। अब जरा ध्यान दो कि ये पाइप है, हमने मोटर को ऑन किया तो पानी इधर से निकलेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने मोटर को तेज किया, मतलब मोटर को अगर हम कम करेंगे तो इसकी जो पानी की इंटेंसिटी होगी, धारा होगी, रफ्तार होगी, वो स्लो होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने मोटर को और तेज किया, ठीक है, उसकी पावर को बढ़ाया, तो यहीं से अब जो पानी निकल रहा था उसकी स्पीड, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्या कहने का मतलब है मेरा? ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए बच्चा लोग, ये एक क्या है आपका पाइप है, ठीक है ना, जिधर से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, वाटर ऐसे बाहर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो कि अगर मैंने यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है, मोटर के पावर को इंक्रीज कर रहा हूं तो ये पानी ज्यादा निकल रहा है, डिक्रीज करूंगा तो पानी की जो इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इससे ये पता चल रहा है कि इसके मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो है। अच्छा, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि ये पानी की अगर पाइप है, तो अगर मैंने पाइप को इधर किया हुआ है तो पानी जो है वो इस डायरेक्शन में निकलेगा। मैंने अब इस डायरेक्शन में किया तो अब जो पानी की डायरेक्शन होगी बच्चों वो इस डायरेक्शन में होगी, होगी ना। चलो देखो, तो अब जरा ध्यान देना कि इस वाटर के पास डायरेक्शन भी है ना, अच्छा, मैग्नीट्यूड भी है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है बताओ? हम बोलेंगे कि ये वाटर जो है इसके पास ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब चलो इतनी बात समझ में आई ना। अब चलो मान लो कि ये पाइप से क्या हो रहा था, पानी आ रहा था, हमने एक बकेट लिया और उसमें क्या किया, बाल्टी, और उसमें पानी को भर लिया। ठीक है, जैसे मार्कर, चलो मैं समझाता हूं। देखो, ये जो बच्चा आपका पानी का पाइप था, ठीक है, इधर से क्या हो रहा है, वाटर, पानी आ रहा है। अब देखो इधर से पानी बाहर निकला है ना, और आपने ऐसे एक बाल्टी लगा लिया है ना, और इसमें पानी को भर लिया। ठीक है, अब जरा बताओ कि ये पानी भरने के बाद ये जो वाटर है, ये पानी है, इसके पास भाई मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या डायरेक्शन है? आंसर है भाई, डायरेक्शन कहाँ होने वाला है भाई, बाल्टी में भर गया, मैं उसको जहां मर्जी वहां लेके जाऊं, तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? अरे भाई कुछ क्वांटिटी भरा है ना, जैसे कि मान लो कि यहां तक भरा था या फिर यहां तक, तो कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अब बताओ ये कौन सी क्वांटिटी बन गई? स्केलर बना क्या? ठीक है, ये जो वाटर है इस बाल्टी का, ये स्केलर बन गया क्या? उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है ना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो बच्चों एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक खिड़की है, ठीक है, इसको हमने खोला है ना, तो इधर से हवा अंदर आएगी, और जब हवा अंदर आएगी,
ठीक है, तो ये कभी स्लो होगी कभी फास्ट होगी, ये डिपेंड करेगा कि बाहर कैसी हवा चल रही है। ठीक है, तो देखो कि इधर से जो हवा कभी फास्ट हो रही है कभी स्लो हो रही है, इससे हमको एक बात तो पता चलती है कि इसके पास कुछ ना कुछ इंटेंसिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा इसी का हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, दैट इज डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो कि हाँ, अगर मैंने खिड़की इधर से खोली है तो हवा इधर से ही आएगी ना भाई, इस साइड से इधर आएगी, सामने से तो आएगी नहीं। ठीक है, तो इस एयर के पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। लेकिन बच्चों, एक बार जब यही एयर इस रूम में भर जाएगी तो क्या उसके बाद इसके पास डायरेक्शन होगा? नहीं ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होगा एयर का। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान देना कि वो एयर भी वही है ना। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया था वाटर का, इसमें ये जो पानी है ये भी वही है ना। पहले इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों था, लेकिन आफ्टर जब हमने इसको बाल्टी में ले लिया या फिर ये जो एयर थी वो रूम में भर गई, तो इसके पास क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये अब क्या, कौन सी क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जरा ध्यान दो कि ये जो क्वांटिटी ऑफ एयर था या क्वांटिटी ऑफ वाटर था, है ना, क्वांटिटी, इसके लिए हम एक वर्ड डिफाइन करते हैं, दैट इज फ्लक्स, है ना। फ्लक्स का बेसिकली मतलब होता है ढेर, है ना, क्वांटिटी। जैसे ये जो पानी का ढेर था, हमने इतना लिया था या इतना, जितना भी हमने लगाया था ढेर, क्वांटिटी लिया था, या फिर ये जो एयर था वो इतना या इतना, या फिर पूरे रूम का। ठीक है ना, तो इसी चीज को बच्चों हम यहाँ पे इस वाटर को क्या बोलेंगे? वाटर फ्लक्स, है ना, वाटर फ्लक्स। ठीक है, ये जो एयर था उसको हम क्या बोलेंगे? एयर फ्लक्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसी तरह से समझो कि मान लो कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, क्या आ रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और यहां पे हमने एक रिंग ले लिया। ठीक है, सपोज दैट ये एक रिंग है, तो इधर से अगर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, है ना, तो इस रिंग से कितनी? 5 पास हो रही है। ठीक है, तो यहां पे जो हमको मिला वो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ढेर मिला, क्वांटिटी मिला। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है बच्चों वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ पाए? अच्छा, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगी अभी ये, है ना। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी डेफिनेशन की भी बात करने वाले हैं। अब मान लो कि ये 10 हुआ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अब 5 नहीं है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगी वो कितनी होगी? 10 हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होगी वो कहलाती है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया। दैट एरिया का मतलब ये जो हमने रीजन लिया था, ये एक सर्कुलर, जैसे कि मान लो कि ये हमने क्या किया है, एक रिंग ले लिया, है ना, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब जरा देखो इधर से अगर 3 लाइन पास करी, है ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इस एरिया से बच्चों सिर्फ 3 लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करी या 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी ना, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? 3 है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू दैट एरिया। ठीक है, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, अब चलो हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं इसको इरेज करूं। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखनी है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, तो आप लिखोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
थ्रू दैट एरिया। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली लिखते हैं हम कि पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। हम उसकी भी बात करेंगे कि हम नॉर्मली ही क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हुआ। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और बच्चों इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो आप स्टार बना करके लिख सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय फाई ई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, चलो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ना। तो हम लिख सकते हैं फैक्टर्स on which phi e electric flux depends। ठीक है, चलो देखो, मान लेते हैं बच्चों कि इधर से ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अब जरा ध्यान देना, ये हमने एक रिंग लिया, अगर 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बच्चों, तो ये रिंग से ऐसे क्रॉस किया, है ना। रुको एक फिगर से मैं समझाता हूं। देखो, मान लो कि ये क्या है, आपका एक एरिया है ना, ये क्या है, एरिया है, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है। ठीक है, अच्छा, ऐसे पास हो। चलो अब जरा ध्यान देना कि इसमें से ऐसे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है बच्चों ना, वो इस एरिया से पास हो जा रही है। मतलब ये आपने एक रिंग लिया, उस रिंग से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है ना। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे कितने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, तो जो फाई ई आएगी उसकी वैल्यू आएगी 4, है ना। अब जरा समझो कि अभी सेम वही रिंग है, वही एरिया है ना, एरिया उतना ही हम लेते हैं ऐसे। और अब जरा देखो कि अब कितनी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है ना, बहुत सारी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी। तो अब जरा काउंट करते हैं, रुक जाओ, ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होगी। तो अब जरा देखो, एरिया वही रहने वाला है, लेकिन ये इंटेंसिटी इसकी क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बढ़ा देते हैं। तो अगर इंटेंसिटी ये बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, उस पर बात करो। देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे सेम एरिया है, लेकिन अब जो फाई ई की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक फैक्टर तो हमको मिल गया। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि जो फाई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, या इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, ये बात समझ में। अच्छा चलो इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं। अब जरा ध्यान दो, है ना, कि वो बकेट वाला एग्जांपल आपको याद है। ठीक है, चलो हम उस पे ही आते हैं फिर से। देखो ये हमारी पाइप थी, ठीक है, इधर से पानी आ रहा था। चलो अब देखो कि अगर मान लो कि ऐसे पानी आ रहा है ना, हमने इतनी सा क्या किया, एक बाल्टी ले ली इतना सा, है ना, उसका जो मुंह है ना, वो ऊपर का ओपन एरिया वो इतना सा है, छोटा सा। तो ये देखो पानी तो इधर से आ रहा है ना, लेकिन थोड़ा बहुत कम जा रहा है। ठीक है, बात समझ में। वाटर देखो पानी ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसमें कितने अंदर आ रहे हैं, कितना हमने करेक्ट कर पाया, थोड़ा सा, क्योंकि एरिया छोटा है। अगर अब यहीं पे बच्चों में एरिया को बड़ा ले लूं, मतलब इतना बड़ा बाल्टी ले लूं, ठीक है, अब जरा ध्यान देना, एरिया बड़ा हुआ, है ना, एरिया बड़ा हुआ तो फिर वहां पे जो वाटर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर है, उसका स्टोरेज बढ़ जाएगा। इसी तरह से देखो कि हमें इतना छोटा छोटा ये हम एरिया ले रहे थे, है ना, इतना छोटा छोटा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उधर से पास हो रही थी। ठीक है, अब मान लो कि इतना ज्यादा मैं एरिया ले लूं, इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा ले लूं अगर मान लो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर ज्यादा आएगी ना, है ना भाई। मान लो कि इतना बड़ा अगर मैं इस वो ले लूं, क्या बोलते हैं, एक रिंग ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इधर से पास कर रही है, वो भी तो इसके अंदर ज्यादा आएंगी। इस बार एग्जांपल में देखो, अगर यही एरिया को मैं इतना बड़ा ले लिया होता तब कितना होता,
1 2 3 4 5 6 7। तो सेम देखो, सिर्फ एरिया बढ़ाया तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर पे भी डिपेंडेंसी दिखा रहा है। ठीक है, हमने बच्चों प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर पे भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो यहां से देखो कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। तो जरा देखो बच्चों कि दिस इंप्लाइज दैट फाई ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई डॉट ए की। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो आपका फाई ई है ना, वो इक्वल टू होगा ई डॉट ए की वेक्टर की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगी बच्चों की, उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1, है ना। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी चीज को पहली बार डिफाइन करते हैं तो हमारे पास ये पावर होती है, ये अथॉरिटी होती है कि हम इस क्वांटिटीज को किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1 हो जाए। जैसे मान लो कि हम इसको 1 मान लिए, इसको 1 मान लिए, है ना, और यहाँ पे एक वैल्यू के था, के कांस्टेंट आया भी, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आया था। तो ये अगर 1 हो गया, ये 1 हो गया और इसकी भी वैल्यू 1 मान ली तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो उसको लिखने की नीड नहीं होती। ठीक है, और वो इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है ना। तो ये एक फॉर्मूला मिला। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये पहला फॉर्मूला मिला, दैट इज फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया वेक्टर। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा हम और बात करते हैं इसी फॉर्मूले पे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और बात करते हैं। देखो मान लो कि यहाँ पे एक झरना है, ठीक है, पानी गिर रहा है ऊपर से, और ऐसे ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, और क्या कर रहे हो कि आप एक बाल्टी लिए हो, ऐसे बाल्टी लिए हो और उस बाल्टी को ऐसे लेके जा रहे हो, समझना। पानी इधर से आ रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, और बाल्टी तुम ऐसे लेके जा रहे हो, मतलब उसका जो खुला हुआ मुंह है वो इधर है, इस डायरेक्शन में। तो क्या इसमें पानी भरेगा? नहीं भरेगा ना। ठीक है, तो क्या इसके अंदर कितना वाटर फ्लक्स आया? 0। लेकिन अब जरा ध्यान देना, फिर से समझो, थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिए। देखो बच्चों, मान लो कि इधर से आपका क्या आ रहा है, पानी गिर रहा है, और आपने जो बाल्टी लिया हुआ था वो ऐसे कुछ लेकर के गए, ऐसे। तो बताओ इसके अंदर पानी आएगा? आंसर है भाई कैसे आएगा सर, क्या बात करते हो, है ना। तो यहाँ पे सेम देखो, वाटर फ्लक्स क्या हो रहा है, 5W लिख दे रहा हूं वाटर के लिए, 0, है ना। लेकिन जरा ध्यान दो, अब सेम दूसरा केस लेते हैं, इधर से पानी गिर रहा है और ऐसे तुम बाल्टी लेकर के गए, तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ी बहुत पानी इधर से आएगी, थोड़ी बहुत। ठीक है, अभी भी बहुत सारे हैं जो गिर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों, अच्छा एक सेकेंड, अब मान लो कि सेम पानी ऐसे आ रहा है और तुम बाल्टी अब ऐसे लेकर के गए, तो देखो जितना भी पानी इधर आएगा सबका सब इधर आ जा रहा है क्या? तो जरा ध्यान देना कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स है वो एंगल पे भी डिपेंडेंसी दिखा रही है। ठीक है, तो हमारा जो इसी का फॉर्मूला होगा, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, फाई डॉट ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। तो ये भी एक क्या आता है, फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला आया, ये कॉस थीटा। अब जरा देखो, एक हमारे मन में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे ये कॉस थीटा क्यों लिया आपने? ठीक है, साइन थीटा भी तो हो सकता था, टेन थीटा भी तो हो सकता था। तो चलो हम उसकी भी बात करते हैं, है ना। उससे पहले मुझे ये सब इरेज करना होगा। जरा ध्यान देना बच्चों, देखो मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा क्या है, एक एरिया है, ठीक है ना, ये एक एरिया है। तो जो हमारा एरिया वेक्टर है ना, वो नॉर्मल होता है हमेशा। ठीक है,
हमने पिछले वीडियोस में इसकी बात करी हुई है। तो देखो ये हमारा एक एरिया है, हमने एक कंसिडर किया एक एरिया, है ना, और इसका एरिया वेक्टर जो होगा बच्चों वो नॉर्मल होगा। तो मान लेते हैं कि इधर एरिया वेक्टर इसका आ रहा है ना, ये क्या है, एरिया वेक्टर। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कुछ ऐसे जा रही है ना, कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे पास कर रही है। ठीक, अब जरा ध्यान दो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, माफ कीजिएगा फ्लक्स थोड़ी है, फ्लक्स तो अब आएगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा का, ठीक है। अब इस थीटा की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चलूं तो जरा ध्यान दो कि क्या आएगा, मुझे चाहिए ये वैल्यू, है ना, ये वाली कितनी इस तरफ जा रही है। तो जरा देखो यहां से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये cos थीटा की ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी, ये साइड हमको चाहिए, ये बताओ कैसे मिलेगी। देखो अगर आपको साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है तो जरा ध्यान देना कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यही तो होता है ना। तो जरा ध्यान दो कि बेस हमारा ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये दोनों आर्म्स सिर्फ और सिर्फ cos थीटा में तो ही आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि cos थीटा यहाँ पे एंगल के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। ये ही दोनों तो आएंगी ना आपकी, अब बात समझ में आई, तो इसीलिए यहाँ पे हम cos थीटा लेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और फटाफट इसकी यूनिट की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं बच्चों तो देखो जरा बहुत ही आसान सा है, यहां से ये फॉर्मूला देखो E डॉट ए है ना, तो हम अगर फाई की वैल्यू हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिख लेंगे और एरिया वेक्टर की। तो देखो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक है। जरा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर -1। तो ये हमारी एसआई यूनिट बनी, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, है ना, मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूं, चलो फटाफट नोट वगैरह कर लो बच्चों। हम अपने एक बहुत ही इसको फटाफट नोट करो और उसके बाद हम एक अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, दैट इज व्हाट, गॉस लॉ, ठीक है। ये चीजें याद रखना आप, है ना, क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं अगले फील्ड में। सो आज की वीडियो में बच्चों हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही खत्म करते हैं और अगले वीडियो में हम गॉस लॉ की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों गॉस लॉ एक बहुत ही बड़ा थ्योरम होने वाला है ना, उसके गॉस लॉ पढ़ने हैं, उसके प्रूफ पढ़ने हैं, उसके बाद हम उसके एप्लीकेशंस को भी करेंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे और क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तब तक के लिए ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना। बाय बाय, टेक केयर।